ये सन 1973 ईस्वी की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असला कमेटी का सरबराह था। उसे फौरन इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म गोल्डा मायर के पास ले जाया गया। गोल्डा मायर ने एक घरेलू औरत की मानद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और ख़ुद भी वहीं आकर बैठ गई। उसके साथ उसने तैयारों, मिसाइलों और तोपों का सौदा शुरू कर दिया। अभी बहुत जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में उंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर दोबारा मेज़ पर आ बैठी और अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम होगी। चंद लम्हों की गुफ्तगू शनीद और बहुताव के बाद शराइत तय पा गई। उस दौरान गोल्डा मायर उठी, प्यालियाँ समेटी और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप तहरीरी मुआहदे के लिए अपना सेक्रेटरी मेरे पास भेज दें। याद रहे कि इसराइल उस वक्त इक्तसादी बहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायर ने कितनी सादगी से इसराइल की तारीख में असले की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा कर डाला। हैरत की बात यह है कि खुद इसराइली काबीना ने भी उस बारी सौदे को रद्द कर दिया। उसका मौक़िफ़ था कि इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायर ने अरकान काबीना का मौक़िफ़ सुना और कहा, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पिसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख हमें फातेह करार देगी। और जब तारीख किसी कौम को फातेह करार देती है तो भूल जाती है कि जंग के दौरान फातेह कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोज़ाना कितनी बार खाना खाया था, उसकी दस्तरख्वान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, और उनकी जूतों में कितने सुराख थे, या उनकी तलवारों के नियाम फटे पुराने थे या नहीं। फातेह सिर्फ फातेह होता है। गोल्डा मायर की दलील में वजन था, लिहाजा इसराइली काबीना को उस सौदे की मंजूरी देना पड़ी। आने वाले वक्त ने साबित किया कि गोल्डा मायर का इकदाम दुरुस्त था और फिर दुनिया ने देखा इसी असले और जहाज़ों से यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसे के बाद वाशिंगटन पोस्ट के इस नुमाइंदे ने गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया और सवाल किया कि अमरीकी असला खरीदने के लिए आपके जहन में जो दलील थी वो फ़ौरन आपके जहन में आई थी या पहले से हिकमत अमली तैयार कर रखी थी। गोल्डा मायर ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। वो बोली कि मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों यानी मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मैं जब तालिबा थी तो मुज़ाहिब का मुआवजा मेरा पसंदीदा मौजू था। उन्हीं दिनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने हयात पढ़ी। उस किताब में मुसन्नफ़ ने एक जगह लिखा था कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम नहीं थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जा सके, लिहाजा उनकी अहलिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी ज़र्रे बख्तर रहन रखकर तेल खरीदा। लेकिन इस वक्त भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 तलवारें लटक रही थी। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फातेह हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने ये फैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों की बजाय खेमों में ज़िंदगी बसर करनी पड़े, तो भी असला खरीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फातेह का एजाज़ पाएंगे। गोल्डा मायर ने इस हकीकत से तो पर्दा उठाया, मगर साथ ही इंटरव्यू निगार से दरख्वास्त की कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाया ना किया जाए। वजह यह थी कि मुसलमानों के नबी का नाम लेने से जहाँ उसकी कौम उसके खिलाफ हो सकती थी, वहाँ दुनिया में मुसलमानों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। चुनांचे वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे ने यह वाक़या हज़फ कर दिया। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, यहाँ तक कि गोल्डा मायर इंतकाल कर गई और वो इंटरव्यू निगार भी अमली सहाफ़त से अलग हो गया। इस दौरान एक और नामा निगार अमरीका के 20 बड़े नामा निगारों के इंटरव्यू लेने में मसरूफ़ था। इस सिलसिले में वो उसी नामा निगार के इंटरव्यू लेने गया जिसने वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदे की हैसियत से गोल्डा मायर का इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में उसने गोल्डा मायर का वाक़या बयान कर दिया जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक था। उसने कहा कि अब ये वाक़या बयान करने में उसे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। गोल्डा मायर का इंटरव्यू करने वाले ने मज़ीद कहा कि मैंने इस वाक़े के बाद जब तारीख़ इस्लाम का मुताला किया तो मैं अरब बदुओं की जंगी हिकमत अमलियाँ देख कर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे मालूम हुआ कि वो तारिक बिन ज़ियाद जिसने जबल टर यानी जबल तारिक के रास्ते स्पेन को फतह किया, उसकी फ़ौज के आधे से ज़्यादा मुजाहिदों के पास पूरा लिबास नहीं था। वो 72 घंटे एक छागल पानी और सूखी रोटी के चंद टुकड़ों पर गुजारा करते थे। और ये वो मौका था जब गोल्डा मायर का इंटरव्यू निगार कायल हो गया था कि तारीख फतूहात गिनती है, टेबल पर पड़ी किताबें नहीं देखती। गोल्डा मायर के इंटरव्यू निगार का अपना इंटरव्यू जब किताबी शक्ल में शाया हुआ तो दुनिया सारी दास्तान से आगाह हुई। ये हैरत अंगेज़ वाक़या तारीख़ के दरीचे से जांग जांग कर मुसलमानाने आलम को झंझोड़ रहा है, बेदारी का दर्स दे रहा है, हमें समझा रहा है कि उधड़ी उबाओं और फटे जूतों वाले गुलाबान 1400 बरस कबल किस तरह जहांबान हो गए।
ان کی ننگی تلوار نے کس طرح 4 براعظم فتح کر لیے۔ اگر پرشکوہ محلات، عالی شان باغات، زرق برق لباس، ریشم و کم خواب سے آراستہ و پیراستہ آرام گاہیں، سونے چاندی ہیرے اور جواہرات سے بری تجوریاں، خوش ذائقہ کھانوں کے انبار اور کھنکھناتے سکوں کی چنکار ہمیں بچا سکتی، تو تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بغداد کو رونتی ہوئی مستعصم باللہ کے محل تک نہ پہنچتی۔ وہ تاریخ اسلام کا کتنا عبرتناک منظر تھا جب مستعصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا اور ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی تشتریوں میں ہیرے اور جواہرات رکھ دیے۔ پھر مستعصم سے کہا، جو سونا چاندی تم جمع کرتے تھے اسے کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا اور بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم یہ سونا چاندی جمع کیوں کرتے رہے؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر آہنی تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جو جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی تاکہ وہ جنبازی اور دلیری سے میری افواج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے تعصب سے جواب دیا کہ اللہ کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ بھی خدا کی مرضی ہوگی۔ پھر ہلاکو خان نے مستعصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے رون ڈالا، بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، ٹیبل پر پڑی کتابیں نہیں۔ اگر ہم ذرا سا بھی عقل و شعور سے کام لیتے تو بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا آفتاب کا بھی غروب ہی نہ ہوتا۔ اندازہ کرو، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبت کی یاد میں تاج محل تعمیر کرا رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تان سین جیسے گویچے نئے نئے راگ ایجاد کر رہے تھے۔ جب انگریز فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، ہمارے ارباب اختیار شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تنہا ثانی عیش پسندی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمارا بوسیدہ اور دیمک زدہ نظام بکھر گیا، کیونکہ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کی تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوش آمدیوں، مراسیوں، طبلہ نوازوں اور وظیفہ خوار شاعروں کا جرمٹ ہے یا نہیں۔ یاد رکھیے، تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ عذر قبول نہیں کرتی۔ افسوس، صد افسوس، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے تو سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، علوم و فنون پر دسترس رکھنے کی بجائے لاحاصل بحثوں اور غیر ضروری کام میں مگن رہے۔ چنانچہ زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔